बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से, जिन्होंने कहा है कि 25 मई का लॉन्ग मार्च सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि रियासत मुखालिफ साजिश थी। इसके अलावा उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान का नोटिस भी लिया है, जिसमें इमरान खान ने कारकुनान के असलहा लाने की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि कुछ पिस्टल्स वगैरह कारकुनान के पास थी और अगर वापस ना जाता तो फिर ये ख़तरा था कि शायद तसादुम ना हो जाए या सूरत हाल बिगड़ ना जाए। नाज़रीन, दूसरी जानब जो पंजाब में सियासत है वो यकसर तब्दील होती नज़र आ रही है। एक तरफ तो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के अचानक नोटिफिकेशन पर साइन करने के बाद से पंजाब का जो सियासी जो एक आइनी बहरान था वो हल होता नज़र आता है और बलीगुर रहमान के गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद पंजाब काबीना ने भी हल्फ उठा लिया है और ये 8 रुकनी इब्तदाई काबीना जो है ना, अब इसने काम शुरू कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। यानी इब्तदा में जिस तरह कहा जा रहा था कि ना पंजाब में ना असम्बली ना हुकूमत में कोई स्टेबिलिटी है, ना वफाकी हुकूमत में कोई स्टेबिलिटी है, लेकिन अब चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार पे भी बड़े सवालात उठाए गए हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब पे, क्योंकि 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आए। यही वजह है कि अब इमरान खान जो है वो पंजाब की क़यादत या पंजाब की जो सियासत है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले करना चाहते हैं। शफ़क़त महमूद साहब को भी इस हवाले से बाईपास किया जा रहा है और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के दरमियान जो है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात में ख़ास तौर पे चौधरी परवेज़ इलाही ने मशवरा ये दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में जो इस्तीफ़े दिए गए हैं 130 मेंबरान के, उस पर गौर करना चाहिए और ऐवान के अंदर रह के भी भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, अब अगर इस्तीफ़ों पर गौर किया जाता है और इस्तीफ़ों की तस्दीक नहीं होती, जिसके लिए वक्त दे दिया गया है स्पीकर की जानिब से, तो फिर सियासत अक्सर तब्दील हो जाएगी। यानी इमरान खान का वो बयानिया जो वो कहते चले आ रहे थे कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलेगी उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे, अब ऐसा लगता है कि शायद असम्बलियों में रह कर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन करनी पड़ेगी, इसलिए कि पंजाब में जो है वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने का फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और कायदे जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसके लिए उस्मान बुज़दार का नाम ज़ेर गौर है। हालांकि उस्मान बुज़दार जो है वो 25 मई के लॉन्ग मार्च में नज़र नहीं आए, जिसकी खबरें गर्दिश करती रही हैं और शाह महमूद कुरैशी ने पंजाब के मामलात जो हैं वो अब संभालना शुरू कर दिए हैं। बहरहाल नाज़रीन, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ किरण डार साहिबा मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण डार साहिबा, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। किरण डार साहिबा, क्या कहती हैं पंजाब की सियासत और अब कुछ चीज़ें जो हैं वो हालात तब्दील होते नज़र आ रहे हैं, फिर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क के दौरे भी अब बढ़ते जा रहे हैं। अब अभी इस वक्त अब से कुछ लम्हे कबल जो है वो तुर्की पहुँचे हैं और तुर्की में उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है। क्या कहेंगी इस हवाले से? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, जहां आपने बात की पंजाब के हवाले से। डेफिनेटली एक खला पैदा किया जा रहा था और जो काफी अरसा रहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कल गवर्नर साहब ने का ओथ हुआ और उसके बाद कैबिनेट बनी और कैबिनेट ने अपना काम भी शुरू कर दिया। विद इन नो टाइम गवर्नर साहब का जैसे ही ओथ हुआ, उसके साथ साथ ही कैबिनेट ने भी जो 2 मरहलों में होनी है पंजाब की, अभी पहले मरहले में 8 लोगों ने, आपने देखा कि कल ओथ लिया, आज से वो ऑन बोर्ड हैं, वो काम पर लग गए हैं। और दूसरी आपने बात कही, अभी आपका मैं इंट्रो देख रही थी इस्तीफों की भी, और पहले दिए जाते हैं फिर कहा जाता है कि हम वापस ले लेंगे। अभी देखें वो क्या फैसला करते हैं। जहाँ इमरान खान साहब की कॉल की भी बात करूं, और इमरान साहब ने जब जो बात ये कही कि उनके जो लोग थे, उनके जो वर्कर थे, उनके जो साथी थे जो उनके साथ आए थे वो मुसल्लह थे, तो मतलब कि पाकिस्तान की एक इकाई, यानी पाकिस्तान की एक इकाई पाकिस्तान के फेडरल के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी। अब कुछ भी ना, किसी के हाथ में पिस्टल भी आप ना देखें, ठीक है, जो कि पंजाब से पकड़ी गई, आपने भी देखा, तो
इमरान खान साहब का अपना ही बयान जो है वो बता रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रिकॉशंस ली, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो एक्शन लिए गए वो क्यों लिए गए थे। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का ये जुमला इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि जी राना सनाउल्लाह ने जो भी किया था वो ठीक किया था। जहां तक बात कही कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी तसादम हो जाता इसलिए मैं वापस गया, नहीं, वो तसादम तो करा रहे थे, आग भी लगी वहां पर, आपने भी देखा, हमने भी देखा, और उसके बाद सिर्फ लोग नहीं निकले, जिसकी वजह से इमरान खान साहब बनी गाला की बजाय वो दोबारा पेशावर में चले गए, क्योंकि उनको था कि पेशावर में उनकी हुकूमत है और वो वहां पर सेफ रहेंगे। क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी अवाम ने देखा कि उन्होंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए वो पेशावर से मूव करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आए। और बात तो ये की जा रही थी कि वो बनी गाला गए हैं, बट वो बनी गाला नहीं गए, वो पेशावर वापस चले गए। घर उनका बनी गाला, ये जब सुप्रीम कोर्ट बुला रहे होते थे तो तब ये बनी गाला से नथी गली चले जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते थे। और अभी जब ये 6 दिन का टारगेट इन्होंने दिया और उसके बाद ये बनी गाला की जगह की बजाय अपने आप को सिर्फ बचाने के लिए ये टैक्टिक यूज किया गया कि वो पेशावर जाएंगे ताकि वो वहां पे सेफ रहे। किरण साहबा, कोई डील की भी बातें सुनने में आ रही हैं कि जिस तरीके से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी आपकी नोटिफिकेशंस पर जो है वो दस्तखत करने शुरू कर दी हैं, फिर वो असेंबली का इजलास बुलाना, जो तरामीम आप लोग चाहते थे खास तौर पे नैब और FIA के कवानीन में जो कि मेन एम था वो पूरा हो गया है। तो लगता है ऐसा है कि शायद कोई आपस में समझौता भी हो गया है, क्या ये खबरें दुरुस्त हैं? मुझे बताएं यहाँ पर डील आपको कहाँ से नजर आ रही है? ये जो बलीगुर रहमान साहब, मैडम खान साहब का वापस चले जाना, सदर साहब का आपके नोटिफिकेशंस जारी करने का की इब्तिदा कर देना, सदर साहब के असेंबली का इजलास बुला लेना, ऐसा इजलास जिसमें कि देखिए इमरान खान साहब का वापस चले जाना वो तो यू टर्न के माहिर है, ठीक है, वो लोग नहीं निकल सके। देखिए इमरान खान साहब जब पहले, मुझे उनके मीनार पाकिस्तान वाले जलसा याद है, तब उन्होंने कहा था मैं ये करूंगा, मैं आऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं करूंगा, और लोगों को एक उम्मीद नजर आई। ठीक, 4 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया और लोगों किया, हम उसके पीछे क्यों जाए, और लोग नहीं आए। जहां डील की बात है, देखें स्टबन तो हो चुके थे सदर पाकिस्तान भी, कुछ अर्सा वो भी स्टबन रहे, उन्होंने भी ओथ नहीं लिए, वो भी अपनी आई पे आए रहे, लेकिन कुछ लोग उनके जितने भी लॉ के लोगों से उन्होंने, अपने लीगल लोगों से उन्होंने बात की होगी, जिसकी वजह से उन्हें, देखिए जो गवर्नर का हुआ वो एक दिन के बाद तो ऑटोमेटिकली बलीगुर रहमान आ रहे थे गवर्नर, तो उन्होंने वो एक दिन के बाद आ रहे थे मैडम, अभी तो केस लगा हुआ था, अभी चीजें थी, लेकिन एक दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर देना, इतनी रेजिस्टेंस के बाद। मेरी बात सुने, अब गोंगलों में से कोई मिट्टी झाड़ रहा हो तो फिर उसको बंदा कहते चले झाड़ ही ले। अब आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ, ये तो सदर मोबले करने से गोंगलों में से मिट्टी झाड़ रही है, वो तो झड़ गई और बलीगुर रहमान साहब ने ओथ ले दिया। तो मैडम मतलब ये मुझे बताइएगा कि अब इस वक्त जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ असेंबलियों में रहने की बात कर रही है, तो आपके रहनुमा ये कह रहे हैं कि नहीं, फ्लोर ऑफ द असेंबली पे जिसने इस्तीफा दे दिया उसका इस्तीफा कबूल कर लेना चाहिए। तो क्या अब जितने लोगों ने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे इस्तीफा दिया है उनको तो तस्दीक की जरूरत नहीं रह जाती? वैसे भी अगर कोई स्पीकर को बताते खुद इस्तीफा दे रहा है और अपना इस्तीफा अपने हाथ से दे रहा है, तो फिर उसकी तस्दीक किस बात की तस्दीक की जाएगी कि आपने अपना फैसला नहीं बदल लिया हो शायद, या आपने उस वक्त जज्बात में आगे इस्तीफा दे दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्सनली तौर पे इनको बुलाया जाता है कि किसी प्रेशर में आके तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जब पहले भी हुआ था तो उनको बुलाया गया था, ठीक है। तो ये एक उसमें रूल ऑफ प्रोसीडिंग में है कि आप जब इस्तीफे वो दे दें तो फिर भी उनको पर्सनल कैपेसिटी में बुला के उनसे पूछा जाए कि उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई पार्टी का प्रेशर तो नहीं है, कोई वजह तो नहीं है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर ये इतने ही अच्छे थे और इनका स्पीकर भी थे, इनके डिप्टी स्पीकर भी थे जो हम पर एलिगेशन लगा के चले गए, जो हमें गद्दार,
पहले हमें चोर सुनने को मिलता था, अब हमें गद्दार सुनने को मिलता है। हम जिनके पास कोई बाहर की नेशनलिटी नहीं है लेकिन हम फिर भी गद्दार हैं। हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है लेकिन फिर भी हम गद्दार हैं। कमाल है, हमारा मरना जीना उठना, लेकिन किरण डार साहिबा इसी मिट्टी में जाना है, फिर भी हम गद्दार, तो वो एक्सेप्ट करके जाते ना। लेकिन मुझे ये बताएं कि किसी भी स्पीकर साहब एक्सेप्ट करके क्यों नहीं गए इनके किरण साहिबा, किसी भी पार्टी के अरकान का इनराफ करना, आपको याद होगा आपकी अपनी पार्टी पे भी ये वक्त एक दफा आया था जब नवाज शरीफ साहब तमाम अरकान को लेके भूरबंद चले गए थे और अपनी पार्टी के अरकान को उस वक्त बचाना मुश्किल हो रहा था कि वो कहीं फ्लोर क्रॉस करके ना चले जाएं। उसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग का कानून पहली दफा आया। तो ये चीजें तो बड़ी अजीब सी हो जाती है ना जब किसी पार्टी के बैक बेंचर्स को ब्राइब करके उनकी वफादारियां तब्दील कर ली जाएं, चाहे वो कौमी असेंबली में हो या पंजाब असेंबली में। उस वक्त जो लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए हैं वो मुनरिफ रुकन है। जी जी जी। तो अब एक मुनरिफ रुकन का लीडर ऑफ अपोजिशन बनना, जिसकी बेटे की शादी में पूरी हुकूमत आपकी चली जा रही है, जिन्होंने ये अनाउंस किया हुआ है कि अगले इलेक्शन में नून लीग के टिकट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो क्या पोजीशन करेंगे मैडम? आप खुद समझती हैं, आप माशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन, आप समझती हैं कि ऐसा कोई शख्स आपके खिलाफ अपोजिशन कर सकता है जिसने अगले इलेक्शन में आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ना हो? देखिए, जहां आप जिनकी बात आप कर रहे हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस, जब वो मैं राजा रियाज साहब की बात कर रहा हूँ, जी राजा रियाज साहब, बिल्कुल मुझे बिल्कुल पता है, वो पहले पीपल्स पार्टी में थे, ऑपोजिशन लीडर रहे हैं पंजाब में, मैं पंजाब में उनके साथ थी, फिर वो यहाँ पर आ गए। लेकिन मैंने उनको जब भी स्पीच करते हुए सुना, यकीन करें कौमी असेंबली में, उन्होंने हमेशा पीटीआई के खिलाफ ही स्पीच की। अच्छा। उन्होंने इनको झंझोड़ा, इनको बताया खुदा का वासन होश के नाखून नहीं, आप होश के नाखून नहीं ले रहे। हाँ। तब वो रुकन पीटीआई ही थे, कौमी असेंबली के पीटीआई के रुकन थे, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। और मैं नहीं समझती राजा रियाज साहब हो जाए, बाकी जो वजिया, बाकी जिनके भी जितने के भी मैं नाम लूं पीटीआई के मनारिक जो अरकान है, वो बैड बेंचेस नहीं थे, पार्लियामानी सेक्रेटरीज थे, उसमें मिनिस्टर थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो अच्छा अच्छा काम कर रहे थे। मैडम मुझे ये बता दें कि अगले इलेक्शन में राजा रियाज साहब ने तो काम ही नहीं कुछ किया। मैडम मुझे बता दें, मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, क्या राजा रियाज नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, मुझे बता दें इमरान खान साहब की 4 साल तकरीरें, इमरान खान साहब के 4 साल खिताब में मुझे बता दें, मैं मेरा और बड़े मियाँ साहब खड़े हो गए, बड़े मियाँ साहब बैठ गए, बड़े मियाँ साहब ने ये किया, छोटे मियाँ साहब ने ये किया, हमजा साहब ने ये किया, मरीम बीबी ने ये किया। मुझे उनके खिताब, उनकी तकरीरों में मुझे कोई रिलीफ बताएं, कोई बताएं उन्होंने आवाम से कोई बात की हो। मुझे मैडम ये बता दें कि क्या राजा रियाज साहब ने अगला इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे नहीं लड़ना? देखिए, तो ये तो उन्होंने खुद कहा है, हमने थोड़ी उनको कहा है, ये तो उन्होंने खुद कहा है। ये सवाल तो आप आप लोगों की तरफ से तरदीद भी नहीं आई? कोई भी आदमी उठ के खड़ा होके कहेगा मैं अगला इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे लड़ूंगा? लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहा है। अगर लोगों की ख्वाहिश है, लोगों को नजर आ रहा है कि अगला इलेक्शन नून लीग जीतेगी, और नून लीग की क़यादत जो है वो आना चाहते तो हम उसको क्यों रोकेंगे? उनके घर में, उनकी शादियों में नजर भी आ रही है तमाम हुकूमती अरकान। देखिए मेरी बात सुने, ये इमरान खान साहब दुनिया का वाहिद इंसान है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने क्या कहते हैं, हाउस में बैठे हुए लोगों में तफरीक बहुत पैदा की। मुझे बताएं, पीटीआई पीपल्स पार्टी नून लीग के फंक्शनों में जाती है, नून लीग पीपल्स पार्टी के फंक्शनों में जाती है, इसमें तो कुछ नहीं होता। हुई आज की बात तो नहीं है। मुझे बताएं, जब बेनजीर की शहादत हुई थी, तो मुझे बताएं नवाज साहब गए थे या नहीं गए थे? नवाज साहब गए थे। ये तो है, हम कोई एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है ना, जानी दुश्मन तो नहीं है ना। एक अपना मंशूर है, अपने मंशूर के साथ काम करते हैं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज है, एक दूसरे के गमी में खुशी में हम शामिल होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैडम मुझे ये बताएं, आप इमरान खान साहब ने रवायत डाली है कि गमी खुशी में शामिल नहीं होना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप समझती हैं कि चौधरी परवेज इलाही बड़े सीजन्ड सियासतदान है, आपका भी एक अरसा साथ रहा आपकी पार्टी का उनके साथ, पंजाब की सियासत बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, कौमी सियासत भी बहुत अच्छी तरीके से करना जानते हैं। इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ऐवान की सियासत में वापस लाया जाए, क्या कहेंगी आप? देखिए, जहां आपने कहा सीनियर पॉलिटिशियन वो थे, अगर वो अभी जो उन्होंने पंजाब असेंबली में जो इंसिडेंट्स हुए,
अगर वो सब कुछ ना करते तो मैं भी आपकी हाँ में हाँ मिला रही होती और आपको मैं सेकंड कर रही होती कि डेफिनेटली परवेज इलाही साहब ऐसे ही हैं। लेकिन नहीं, जो उन्होंने आइन की धज्जियां बिखेरी पंजाब असेंबली में, जो वो कर सकते थे ना, जो उनकी एक्सट्रीम थी ना, वो उन्होंने की। वो कल का बच्चा, वो छोटा डिप्टी स्पीकर, जिसने शायद आयन की किताबों को इतनी पूरी तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा, अगर मैं परवेज इलाही से उसको कम मुकाबला करूं, परवेज इलाही ने तो आयन की किताबों को रटा होगा, प्रोसीडिंग की किताबों को रटा होगा। वो तो उनको तो फिंगर टिप्स तो मुझे इतना याद नहीं होगा जितना परवेज इलाही को याद होगा, लेकिन जो उन्होंने कर छोड़ा वहां पर पंजाब असेंबली में, इसके बाद मेरे ख्याल से वो जो बुर्दबारी थी ना उनके अंदर, मुझे वो नजर आती भी मुझे कहीं वो नजर नहीं आई। पर हाँ, इस इंसिडेंट से पहले मैं खुद मानती थी कि परवेज इलाही जो है उनको सियासत करनी आती है। जहां उनका मशवरा है क्या कहते हैं पीटीआई को ये कहने का कि ईवानों में आए, मैं मानती हूँ कि ये एक बुर्द बात जो है ना मशवरा उन्होंने दिया है कि ईवान से बाहर भी और ईवान के अंदर भी जो है वो हुकूमत को एक शख्स टाइम दिया जाए। ठीक है, पहले भी ये 25-30-27 थोड़े से ही लोग हैं पिछले टेन्योर में हमारे साथ, और इन्होंने बहुत अच्छी भरपूर ऑपोजिशन की, नो डाउट पीटीआई ने बहुत भरपूर ऑपोजिशन की और अभी भी ये कर सकते हैं। लेकिन अब देखें, वो सर चढ़ा बंदा है इमरान खान साहब, अब पता नहीं वो क्या फैसला करते हैं। वैसे भी उनको यूटर्न लेने की आदत है, हो सकता है उनको कोई रात को ख्वाब देखे और सुबह के चले जी सर्दियां चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई ऐलान आता है तो क्या फिर पंजाब में यही सूरत हाल होगी, इसी तरीके से क्रैकडाउन किया जाएगा, इसी तरीके से चीज़ें, यानी जो एक हर शख्स का बुनियादी हक है, कोई अगर एहतजाज कर रहा है, एक तरफ आप कहते हैं उनके साथ लोग नहीं हैं, लोग निकलते नहीं हैं, और फिर क्रैकडाउन भी किया जाता है, शेलिंग भी की जाती है, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जाते हैं शेलिंग के और यानी लोगों को गिरफ्तार करने के। तो क्या अब भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी या छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है जी जो एहतजाज कर रहे हैं करते रहें? आइन में पहली बात तो ये, आइन में एहतजाज का हक नहीं है। आइन में आपने अपनी बात करनी है, उसका हक है, एहतजाज का हक नहीं है। चले मैं इसको भी साइड पे रख देती हूँ, पर मुझे बता दें कौन सी रियासत है जो खूनी इनकलाब या खूनी मारधार की इजाजत देती है? अगर तो देती है तो मुझे बता दें उस कौन से मुल्क का नाम है, रियासत का नाम है, ताकि मुझे भी पता चल जाए। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि इन्होंने जो डेट दी थी 25 की, उससे पहले जिन्होंने क्या था, ये खूनी इनकलाब है, ये जहाद है। देखें, मजहब को क्या कहते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं और रियासत मदीना की बात करते हैं, और मस्जिद नबी में जो बेरहमती की गई उसके ऊपर तो इनके मुंह में छाले थे कि इन्होंने कोई उसकी मजम्मत करना तौफीक नहीं हुई इनको। और रही बात ये कि यही शेलिंग होगी। देखिए, जब नफास होता है 144 का, दफा 144 के 5 से 6 बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता, और जब कहा जाता है कि इन्फोर्स करना है लॉ, तो फिर इन्फोर्स करना पड़ेगा लॉ। और कहा ये नहीं जा रहा कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, ये हम इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, नहीं, हम खूनी इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। तो फिर मुझे बता दें, आप मुझे बताएं, कोई शख्स आपको फोन करके ये कहे कि मैं आपके घर में डाका डालने आ रहा हूं, तो मुझे बताएं आप प्रिकॉशंस तो लेंगे ना? आप पुलिस को भी इतला करेंगे, आप अपनी गनशन भी साफ के सामने रखेंगे कि हाँ जी कोई आएगा तो मैं उसको शूट करूंगा। तो मुझे बता दें, इनके वहां से भी मिले, इन्होंने अल्लाह वो भला करे, अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद करे, शहीद के रुतबे को इन्होंने बेतौकीरी से बोला, इन्होंने वो कमाल जो था। मुझे आप खूनी इनकलाब से पहले के जो इंसिडेंट हुए हैं उसको देख ले, वो चेन बनती हुई चली गई और ये सब कुछ हुआ। और राना सनाउल्लाह साहब को पंजाब में और फेडरल में और हर जगह पर ये सारे प्रिकॉशंस लेने पड़े। अलबत्ता ये डी चौक के पास नहीं आ सकता था जहां तक ये पहुंचे अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरवीन ना करती। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ना होती तो फिर ये नहीं निकल पानी, नहीं आते आप क्या? पेशावर से तो ये निकल ही रहे थे। जहां आग लगाई गई, जिस जगह पर आग लगाई गई दिल चौक के पास, इमरान खान साहब, मेरा मानना है कि इमरान खान साहब वहां तक ना पहुंच पाते। ठीक, अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या शेख रशीद साहब और इमरान खान में कुछ तलखियां हो गई हैं? स्क्रीन से आउट नजर आ रहे हैं, मुख्तसरन बता दीजिएगा फिर ब्रेक की तरफ जाए। हम
मुझे लहजे बता दे दोनों का। मैं शेख साहब के साथ क्या कहूँ? हर महीने के बाद तो कहते हैं वो इस महीने ये हो रहा है, उस महीने ये हो रहा है, उस महीने ये हो रहा है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में फैसले देने होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में फैसले शेख रजीब साहब के यहाँ वो तारीख जारी कर रहे होते हैं। तो इनके इख्तिलाफात की मैं बात करूँ, ये बात की वो है रूबी रवा है, अकेले एमएनए है उनके साथ। जी। तो ये ऐसी बगल वाले हल्के थे और लोग एंजॉय करते रहते हैं इनकी बात। तो खुद भी डूबे हैं, बकौल बिलावल के खुद भी डूबे हैं, आपको भी डुबो ही दें। ठीक है, किसी और की कश्ती में चल ठीक है किरण डार साहब, इमरान खान साहब डूब रहे हैं तो मैं किसी और कश्ती पे कहीं और चले जाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किरण डार साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मेंबर नेशनल असेंबली किरण डार साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थी। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे। सिंध में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया और तकरीबन 230 एम्बुलेंसेज जो हैं वो इस हवाले से चलाई जाएंगी। साथ साथ 40 एम्बुलेंसेज जो हैं हर माह इसमें मज़ीद शामिल की जाएंगी। इब्तदाई तौर पे 5 या 6 मकामात ऐसे हैं जिस पर इन सर्विसेज का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है, लेकिन इसका दायरा कार वसी कर दिया जाएगा और सिंध के मज़ीद डिवीज़नों में भी 1122 को मुतहर्रिक किया जाएगा। पंजाब में अगर देखा जाए तो सूबा पंजाब की तकरीबन 12 साल बाद सिंध में रेस्क्यू 112 की ये सर्विस जो है इसका इफ्तिताह किया गया है और कहा ही जा रहा है कि इसके साथ फायर ब्रिगेड की जो सर्विसेज हैं उनको भी मुंसलिक कर दिया जाएगा ताकि रेस्क्यू 112 हर किस्म की जो मसाइल होते हैं आवाम को उसमें जो है मददगार साबित हो सके। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम कुछ बात करना चाहेंगे जो बढ़ते हुए जराइम हैं शहर में उसके हवाले से भी। एक तरफ नौजवान जो जजलान शाह है उसके जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको अब तक गिरफ़्तार नहीं कर सकी है पुलिस। बहरिया टाउन में ये वाक़या पेश आया है और सोगवार ख़ानदान की अपील है हुकूमत से कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी जानिब जो ट्रेन में बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में मुबैना जो ज़्यादती है उसका वाक़या पेश आया है और उसके जो तीनों मुल्ज़िमान हैं जिसमें प्राइवेट ट्रेन सर्विस का जो अमला है वो मुलविस पाया गया है। उन तीनों मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ़्तार तो कर लिया है लेकिन अब उन्हें कराची लाया जाएगा और उसके बाद उनका डीएनए कराया जाएगा ताकि मुल्ज़िमान का जो तयन है वो किया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सूबाई वज़ीर बराए जंगलात जनाब तैमूर तालपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी तैमूर तालपुर साहब, मुझे बताइएगा सर, एक तो सिंध में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया गो के 12 साल बाद से ही पंजाब के, लेकिन एक अच्छी सर्विस है और उम्मीद की जा रही है कि अब इस सर्विस से आवाम जो है वो मुस्तफीद होंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इकदाम है जिसपे काफी टाइम से हमारी वर्किंग चल रही थी और मैं शुक्रगुजार हूँ मुराद अली शाह साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने एम्फोसाइज किया हुआ था कि इसको जल्द से जल्द लाएं। तो जैसे आपने कहा कि कुछ थोड़ा देर जरूर आ गई पर हमने कोशिश पूरी की कहीं भी किसी को कोई तकलीफ ना हो और हमारी जो वैसे भी एम्बुलेंसेस थी हम उनकी परचेजिंग करते रहे। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ का पॉपुलेशन देख के, वहाँ पे हॉस्पिटल्स देखकर, वहाँ की जो यूज आ सकती है उसके हिसाब से हम अपने इसको पहले ही बरकरार रखे रहे। पर ये एक बहुत बेहतर मॉडर्न साइंटिफिक काम हमने किया जिसके साथ ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी अस्पतालों के साथ, उन सेंटर्स के साथ जहां पर कोई प्रॉब्लम होती है। इस नंबर पे कॉल करनी बड़ी आसान होगी और साथ में बड़ा इस पर हमने गौर किया और एक टीम बनाई है जो इसकी विजिलेंस करेगी। 1122 की कॉल्स की क्वालिटी क्या है, अटेंड करने की, रिस्पांस की, ये सारी चीजें मॉनिटर होंगी इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, मुझे बताइएगा कि 1021 जो अमन एम्बुलेंसेस थी उनका नेटवर्क पहले ही सिंध हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया था और उसे कामयाबी के साथ चलाया जा रहा था। ये 1021 और 1122 में क्या फर्क होगा या इन दोनों को जम कर दिया गया है? ये हम इन दोनों को साथ चलाएंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि एक ही प्लेटफॉर्म से ये सारी सर्विसेज हों और एक ही नंबर आवाम को याद रहना चाहिए, उनको दूसरे नंबर की अब जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। तो आई एम
होपफुल कि आपके शो के थ्रू भी सबको पता हो कि अब जो नंबर इमरजेंसी में डायल करना है वो 1112 है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या फायर ब्रिगेड का निज़ाम भी अब 1122 के साथ मुंसलिक किया जा रहा है ताकि एक ही सेंटर पर किसी भी मसले की सूरत में कॉल की जाए? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम नंबर ला रहे हैं जिसमें बहुत जल्द सारी सर्विसेज होंगी और हम कोशिश करेंगे कि पुलिस को भी इसके साथ मिला दिया जाए ताकि एक नंबर हो, लोगों को आसानी हो, कोई भी इमरजेंसी हो, खुदा न खास्ता एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस की जरूरत है, फायर ब्रिगेड चाहिए, किसी भी इमरजेंसी सूट में एक ही नंबर बहुत जल्द होगा जो सबको यूज करना होगा। अच्छा सर, इन तमाम सर्विसेज में एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, हॉक्स कॉल्स बहुत आती हैं, जैसे हम शरारती कॉल्स भी कहते हैं। पंजाब में भी होता रहा है, घर में छिपकली निकल आए, लोग कॉल कर देते हैं रेस्क्यू 1122 को। तो किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा कि ये जो फेक कॉल्स होती हैं या जो शरारती कॉल्स होती हैं उनको काउंटर किया जाए? जहां से भी कॉल आएगी हमारे पास उस जगह का एड्रेस, उनकी लोकेशन आ जाएगी, तो एक दो को जरा उठा के सैर कराएंगे तो बाकी मेरे ख्याल से फिर से ये गलती नहीं करेंगे। जी सर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि हम कुछ बात अब सियासत के हवाले से भी करना चाहेंगे। गुज़िश्ता दिनों एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया और उसमें जो है वो मुबैना तौर पे जो ऑडियो कॉल थी, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि जी दोनों ने इसका इनकार नहीं किया है और ये आखिरी दिनों में जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उन्होंने एक तरीके से हेल्प मांगी थी, यानी कोशिश की थी उन्होंने आखिरी रिजॉर्ट में के तौर पे कि किसी तरीके से पैचअप कराया जाए। क्या कहेंगे सर आप इस ऑडियो कॉल के हवाले से, मुबैना ऑडियो कॉल? बुलंद भाई, आप क्यों इतने बातों को मीठा मीठा करते हैं? जी कोई हेल्प नहीं मांगी थी, पैरों में गिरा हुआ था इमरान न्याजी, सदर जरदारी साहब के पैरों में गिरा हुआ था, रेंग रहा था। ये तो एक वीडियो ऑडियो क्लिप जो है आ गई है। हाँ। जिन दूसरे इनके वफाकी वुज़रा ने जो मिन्नतें की थी वो उनकी आवाज भी मैं पहचानता हूं। बस मैं दुआ करता हूं कि उनकी वीडियो लीक ना हो जाए, वरना मेरे ख्याल से तो अभी कोई इज्जत बची नहीं है इमरान न्याजी के। हर एक झूठ के बाद हर एक झूठ उसका जो है अवाम के सामने अल्लाह ने लाके दिखाया है। पर अगर वो ऑडियो क्लिप्स आ गई, क्योंकि सदर जरदारी की आवाज तो हर कोई पहचानता है, तो पीटीआई वालों की आवाज मैं नहीं पहचानूंगा पर उनकी अवाम, उनके लोग तो जरूर पहचानेंगे ना। तो इन्होंने कहां से मिन्नतें की, इन्होंने क्या क्या ऑफर्स मारी, साथ मिलके हुकूमत बनाने की बातें की, तो जरदारी साहब ने ब्लैंकली रिफ्यूज कर लिया था। तो सर जरदारी साहब पैचअप कर लेते सर तैमूर साहब, क्योंकि देखिए वफाकी हुकूमत से तो जरदारी साहब को कुछ हासिल करना नहीं था। आप लोग माशाल्लाह सिंध में अच्छी हुकूमत चल रही है और ये जो वजारतें ये तो आपको मेरे ख्याल में पीटीआई की हुकूमत की जानिब से खान साहब भी ऑफर कर देते। तैमूर साहब मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? नहीं, मैं समझता हूं कि हमारा मकसद ही था इस जी 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 बोलें सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। देखिए जी, मकसद हुकूमत में आना नहीं था। हुकूमत में आके तो हमने बहुत ही एक मुश्किल टास्क लिया है। हमने ये हुकूमत बना के कुर्बानी दे रहे हैं हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क को वापस राइट ट्रैक पर लाने के लिए। हमारा मकसद भी था इस नाकारा नशई इंसान को प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालना, जो हमने पूरा किया। हुकूमत करना कभी ना हमारा शौक था ना हमारा एम है। आज भी अगर वफाक में हम हैं तो मियां साहब की रिक्वेस्ट थी, मियां साहब चाहते थे, उनकी एक अच्छी सोच थी कि सब एक साथ मिलकर इस मुल्क को वापस उनका बैकबोन की सीधी करें, इसलिए आज हम उनके साथ बैठे हुए हैं। तो मकसद जो था हमने अपना हासिल कर लिया है। अब जो रीजन था जिसकी वजह से हमें इस मुल्क को वापस बैक ऑन द ट्रैक लाना है, इकोनॉमिकली वापस लाना है, जो हमारे अलग अलग मुल्कों के साथ जो रिलेशंस खराब हो गए थे हमने उनको सही करना है। तो बहुत बड़ा टास्क है जो हमें पूरा करना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर बराए जंगलात तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।